बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे डियर स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया है, हम इंडो पाक हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे और इस लेक्चर में मैं आपको कुछ इस्लामिक स्टडी और कुछ इंडो पाक हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। हमने आज पढ़ना है उमैया डायनेस्टी के बारे में। अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, एमपीटी या पीएमएस जीके के बारे में तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम वन पेपर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीके है, पाकिस्तान अफेयर है, पाकिस्तान स्टडी है, हिस्ट्री है, पाकिस्तान जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, इस्लामिक स्टडी है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, कुछ भी है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके पास पहुंची है और बिल्कुल सही टाइम पर पहुंची है। तभी अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद ऐसी वीडियोस के लिए। हम इंशाल्लाह कंप्लीट प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर अपलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अब मैंने पाकिस्तान का मैप बनाया है। ये हमारे पास स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान नहीं बना था, जब बिल्कुल हमारे पास एक ही मतलब हिंदुस्तान था, यहाँ पर सिंध है, ये है हमारे पास अरोड़, अलोर भी पढ़ते हैं इसको, अरोड़ भी पढ़ते हैं। अब ये मौजूदा हमारे पास कराची के पास जगह है रोड़ी, ये वो है हमारे पास, ये मुल्तान और ये लाहौर, ये कश्मीर का इलाका है। यहाँ पर हमारे पास इंडिया है, इस साइड पे हमारे पास ईरान है और ये हमारे पास अफगानिस्तान। यहाँ पर तकरीबन है हमारे पास शाम, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है बसरा, इराक। अब ये कुछ कंट्रीज मैंने मेंशन की हैं मैप के साथ। हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमने पढ़नी है इंडो पाक हिस्ट्री, जो कि स्टार्ट होती है 712 से। 712 से क्यों? क्योंकि 712 में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आया था। कहाँ से आया था वो? सिंध से आया था। आपने क्या करना है, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आपने उनको नोट करते जाना है साथ साथ। अब 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध से एंटर होता है हिंदुस्तान के अंदर। अब ये बेसिकली कौन भेजता है मोहम्मद बिन कासिम को, इसके पीछे कहानी क्या थी, मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। क्योंकि क्रैम तो कोई भी कर लेगा एमसीक्यूज के लिए, लेकिन जब तक आपको कहानी का नहीं पता होगा तो क्रैम करना भी बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। तो अब होता क्या है, बेसिकली 661 हिजरी में हजरत अली को शहीद कर दिया जाता है। तो 661 हिजरी में बेसिकली खलीफा बनता है हजरत अमीर मुआविया, ये आपने याद रखना है। और यहाँ से वो बेसिकली बुनियाद रखते हैं उमैया डायनेस्टी की, उमैया सल्तनत की। क्वेश्चन ये बनता है कि उमैया सल्तनत के बानी कौन थे? हजरत अमीर मुआविया। और कब उन्होंने बुनियाद रखी जी? 661 हिजरी में। तकरीबन 661 से लेके 750 तक इनकी हुकूमत रहती है जी उमैया खानदान की। अब यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास आएंगे। मेरे बैकग्राउंड से जो आवाजें आ रही हैं पाँ पाँ की, आपने इनको इग्नोर करना है क्योंकि आपको पता है 14 अगस्त है। अच्छा, उमैया सल्तनत की बुनियाद 661 हिजरी में रखी है हजरत अमीर मुआविया ने और 750 तक तकरीबन जाते हैं, 750 एडी तक। सबसे पहले हमारे पास हुक्मरान थे हजरत अमीर मुआविया, उनके बाद दूसरे नंबर पे हुक्मरान बनते हैं यजीद वन। ये हमारे पास फर्स्ट हुक्मरान थे। मैं जो आपको यहाँ पर बताऊंगा आपने उसको लाजमी याद रखना है क्योंकि सारा कुछ पास पेपर के अंदर आया हुआ है। नंबर 2 पे है हमारे पास यजीद वन, यजीद अव्वल, ठीक है, जिसके दौर में करबला का वाकया पेश आता है, ठीक है, और इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाता है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कंप्लीट डिटेल के अंदर कि क्या होता है, किस किस तरह एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। नंबर 3 पे जो हुक्मरान बनता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपने याद रखना है वो बनता है मरवान वन। अब जैसे अमीर मुआविया पहले हुक्मरान है, यजीद वन दूसरे हैं, उसके बाद है मरवान वन, ठीक है। अब मरवान के आगे 2 बेटे हैं, एक का नाम है अब्दुल मलिक और दूसरे का नाम है अब्दुल अजीज। ये वही अब्दुल अजीज हैं जो आगे जाके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बनेंगे, जिनको खलीफा पंजम भी कहा जाता है। हमारे पास अब्दुल मलिक के बेसिकली 4 बेटे थे। एक का नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक, दूसरे का नाम था सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, थर्ड था हमारे पास यजीद 2। देखिए यजीद अव्वल पहले आ गया और यजीद 2 उसके बाद, और फोर्थ था हिशाम बिन अब्दुल मलिक। ये आपने याद रखने हैं। एमसीक्यू इस तरह पूछता है कि अब्दुल मलिक के कितने बेटे थे? वलीद, सुलेमान, यजीद और हिशाम। अब सबसे पहले जो हुकूमत आती है वो आती है हजरत अमीर मुआविया के पास, उसके बाद यजीद वन, फिर मरवान वन, उसके बाद अब्दुल मलिक, फिर उसका बेटा वलीद, फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, और ये हुकूमत ट्रांसफर करता है जी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। इनके आपस में रिलेटिव, वैसे भी रिलेटिव होते हैं आपस में ये, तो ये हुकूमत ट्रांसफर करता है अपने मतलब जाना चचा को, हजरत अब्दुल अजीज को। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है बेसिकली। यहाँ से हमने इस्लामिक स्टडी तो पढ़नी नहीं, इस्लामिक स्टडी में पढ़ेंगे हम तो हम फुल डिटेल में देखेंगे उमैया डायनेस्टी के बारे में, अब्बासिड डायनेस्टी हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे, खुलफा राशिदीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम सारा वहाँ पे। हमने बेसिकली यहाँ पे देखनी है इंडो पाक हिस्ट्री के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे बेसिकली पीरियड जो हमारे पास मेन है वो है वलीद बिन अब्दुल मलिक का। वलीद बिन अब्दुल मलिक, इसका टेन्योर था 705 से 715, तकरीबन 10 साल। और बड़ा ही ताकतवर आदमी था और इसने बेसिकली इरादा किया हुआ था कि मैंने पूरी दुनिया पता करनी है और हकीकतन ये ऐसा करता भी है। इसने बेसिकली कोशिश भी की थी। अब ये क्या करता है जी, ये सबसे पहले भेजता है मूसा बिन नुजैर को। मूसा बिन नजीर भी पढ़ते हैं, मूसा बिन नुजैर भी पढ़ते हैं। इसको भेजता है ये अफ्रीका में फतूहात के लिए। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फाते अफ्रीका कौन है तो आप टिक करेंगे मूसा बिन नुजैर। इसको भेजता है और ये यहाँ पर बहुत सारी फतूहात होती हैं। अफ्रीका के अंदर दो बार ही मेन फतूहात होती हैं, एक हजरत उमर फारूक के दौर में और दूसरा अब वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में। नंबर 2 पर ये भेजता है तारिक बिन ज़ियाद को यूरोप में। तारिक बिन ज़ियाद वही है जिन्होंने कहा था कि कश्तियां जला दी और उसके बाद कहा आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है, अब आपकी मर्जी है डूब कर मरना है या लड़के मरना है। इनको भेजता है बेसिकली, ये आकर बेसिकली अटैक करते हैं स्पेन। जबल तारिक जो है हमारे पास वहाँ, यहाँ अटैक करते हैं। तो फाते यूरोप है हमारे पास तारिक बिन ज़ियाद। उसके बाद ये भेजते हैं जी कुतैबा बिन मुस्लिम, इनको भेजते हैं और ये होते हैं जी फाते वस्ती एशिया, जो हमारे पास आजकल उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे हमारे पास कंट्रीज हैं फाते वस्ती एशिया। और फोर्थ पे हमारे पास दो आएंगे हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि गवर्नर होते हैं बसरा के, इराक के, प्लस मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम को ये भेजते हैं हिंदुस्तान, फाते हिंदुस्तान इनको कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वलीद बिन अब्दुल मलिक का टेन्योर कौन कौन सा, कहाँ से कहाँ तक था? 705 से 715 तक। वलीद बिन अब्दुल मलिक बड़ा ताकतवर हुक्मरान था और उसने कहा था कि मैं पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा। ये 700 और तकरीबन ये 9, 10, 11 की बातें हैं सारी, जब इनको भेजता है इन सबको। सबसे पहले भेजता है मूसा बिन नुजैर को अफ्रीका में, अफ्रीका का फाते होता है। अब यहाँ पर मजे की बात है, तारिक बिन ज़ियाद बेसिकली अफ्रीका का था, ये बर्बर ट्राइब से था। पूछ लेते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद का ट्राइब कौन सा था। बर्बर मतलब जुल्म बर्बरियत, जालिम लोग बहुत ही, ये बंदे को वैसे ही मार देते थे। अब ये मूसा बिन नुजैर तारिक बिन ज़ियाद को भेजता है यूरोप कि तुम जाओ, इनकी तरफ से तुम जाओ, ठीक है। अब ये यूरोप के अंदर आके लड़ते हैं, यूरोप का फाते हो गया, ये स्पेन को फतह करता है आके, यहाँ पे दुबले तारिक भी है आजकल। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि वस्ती एशिया का फाते कौन है? कुतैबा बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं हिंदुस्तान। अब लेकिन बाद में इनके साथ जो है ना बहुत ही बुरा होता है इन चारों के साथ। मूसा बिन ज़ैर, तारिक बिन ज़ियाद, कुतैबा बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ, इन सबके साथ बहुत बुरा होता है बाद में। वो हम आगे जाके देखते हैं। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ना है सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, MBQ, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जैसे ही वलीद बिन अब्दुल मलिक का टेन्योर खत्म होता है 715 में, इसके बाद आता है हमारे पास सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। अब इन दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती क्योंकि ये चारों कमांडर थे, ये बहुत ही ताकतवर कमांडर थे। इसके वलीद बिन अब्दुल मलिक के, इन दोनों की आपस में नहीं बनती। तो होता यह है कि जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक है, ये इन चारों को वापसी बुलवाता है, बड़े ही तरीके से इन सबको वापसी बुलवाता है। कुछ को ये जो है ना भीख मांगने में मजबूर करता है, मतलब इनका एंड जो है ना बहुत बुरा होता है। ये इन चारों को वापसी बुलवाता है, बड़े ही तरीके से इन सबको वापसी बुलवाता है। कुछ को ये जो है ना भीख मांगने में मजबूर करता है, मतलब इनका एंड जो है ना बहुत बुरा होता है। और कुछ को वैसे कत्ल करवा देता है, कैद करवा के। मूसा बिन नुजैर को बेसिकली जो है ना इतना गरीब कर देता है, मतलब इस तरह तावान नहीं वसूल करते हैं। ये वो सीन बनता है मूसा बिन नुजैर का, और इनको जो है ना मदीने और मक्के की गलियों के अंदर बेसिकली भीख मंगवाता है, इनके हाथों में हथकड़ियां पहना के। और वो जो भीख के पैसे होते हैं वो अपने तावान उतारने की सूरत में इनको वापसी पेश करता है सुलेमान को। ये ऐसा ही बिल्कुल सेम तारिक बिन ज़ियाद के साथ होता है। और हज्जाज भी जो कुतैबा बिन मुस्लिम है, ये बेसिकली बगावत कर देता है वस्ती एशिया के अंदर ही। अब जैसे ही बगावत करता है ये, उसी बगावत के दौरान सुलेमान क्या करता है, उसी की फौज के बंदों को अपने साथ मिला के इनको वहां पे कत्ल करवा देता है। उसके बाद हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम है, ये वापसी आ जाते हैं और इनको जो है ना कैद कर लिया जाता है इराक के अंदर। और कैद के दौरान 720 में इनकी डेथ हो जाती है। 715 या 720 में इनकी डेथ हो जाती है, आपने देख लेना जी। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं बेसिकली, ये हमने पढ़े हैं अभी उमैया डायनेस्टी के बारे में। अभी हम थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ, हमने पढ़ना है बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम
ये बेसिकली 695 से 715 तक जो है ना ये होते हैं जी, 715 आईडी तक। अब मोहम्मद बिन कासिम, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के रहने वाले। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के रहने वाले थे। ये बेसिकली ताइफ के रहने वाले थे। ताइफ मदीना के पास एक वैली थी जहां पर हजूर पाक गए थे और उनके लोगों ने वहां हजूर पाक को पत्थर वगैरह मारे, ठीक है, नाउजुबिल्ला। और हजूर पाक ने वहां दुआ की थी कि या अल्लाह इनमें से कोई ऐसा बंदा पैदा फरमा जो इस्लाम की खिदमत करे। तो यहाँ से जो है ना बेसिकली हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा इनका जो कबीला पूछते हैं, कबीला इनका सक्फी। ये आपने कहीं ना कहीं जो है ना देखा होगा सीरियल मुख्तार सक्फी के बारे में, ठीक है। ये उन्हीं का ट्राइब बेसिकली था, मुख्तार सक्फी, जिनके वालिद थे अबू बैद सक्फी। अब उनके बेटे थे अबू बैद, हजरत अबू बैद सक्फी के आगे मुख्तार सक्फी। उन्होंने हजरत हुसैन को जिन्होंने शहीद किया था, उनको किस तरह चुन चुन के उन्होंने, जो मतलब वाक़या करबला के अंदर जो लोग भी शामिल थे उन्होंने, मुख्तार सक्फी ने किस तरह चुन चुन के उनको मारा, उस चीज के अंदर बताया गया सारा कुछ। अब ये 4-5 क्वेश्चन आपने देखने हैं। हम चलते हैं, हम बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है वो है जी कि किस तरह मोहम्मद बिन कासिम सिंध में एंटर होते हैं, किस तरह हिंदुस्तान के अंदर एंटर होते हैं, क्या वजह थी उसकी, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, इनका जो टाइटल था वो था इमादुद्दीन। इमादुद्दीन इनका टाइटल था मोहम्मद बिन कासिम का। अब बेसिकली मेन रीजन ये थी कि अब होता यह है कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध 712 एंटर होने से पहले 710 के अंदर ऑलरेडी सिंध के ऊपर अटैक हो चुका था, लेकिन वो अटैक जो है ना अनसक्सेसफुल होता है, उसके अंदर उनको कामयाबी नहीं मिलती। अब होता क्या है, जो हजाज बिन यूसुफ है या जो वलीद बिन अब्दुल मलिक था, ये बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि हम किस तरह सिंध के ऊपर अटैक करें जाके। अब इनको बहाना मिलता है जी नाहीद वाला, वो जो वाकया आपने सुना हुआ है कि वो जो औरत खत लिखती है हजाज बिन यूसुफ को। अब वो बहाना मिलता है। होता क्या है कि यहाँ पर बेसिकली है श्रीलंका, इस जगह पे इंडिया के साथ अभी श्रीलंका है। अब श्रीलंका और जो हमारे पास शाम की हुकूमत थी, जो कैपिटल था, ये पूछते हैं कि इनका कैपिटल कौन सा था। इनका कैपिटल शाम था जी, दमिश्क, ठीक है। दुनिया का ओल्डेस्ट कैपिटल हमारे पास दमिश्क ही है, ठीक है। इनका कैपिटल बेसिकली दमिश्क था। अब होता क्या है बेसिकली यहाँ से, अब श्रीलंका से कुछ लौंडियां और कुछ तोहफे ताइफ, मतलब उस वक्त दौर था लौंडियों का, ठीक है। कुछ लौंडियां और कुछ तोहफे ताइफ जा रहे होते हैं जी शाम में और बसरा में। अब पायरेट्स होते हैं जो समुद्री लुटेरे होते हैं, यहाँ पर सिंध के मुकाम के पास इनको लूट लेते हैं जी। अब हजाज बिन यूसुफ क्या करते हैं, बसरा में बैठे हुए वो खत लिखते हैं जी, राजा दाहर यहाँ पे हुकूमत कर रहा होता है अपनी इमारत में, अरोर जिसका कैपिटल होता है अरोर, यहाँ पे हुकूमत कर रहा होता है राजा दाहर। अब इसको खत लिखते हैं कि हमारे जो कुछ मतलब जो है ना हमारे कुछ लौड़ियां, हमारे कुछ तोहफे थाए जो है ना सिंध के करीब लुटेरों ने जो है ना जब्त कर ली हैं, आप जरा उनको जो है ना आजाद करवा दें। राजा दाहर बड़े तकब्बुर में जवाब देता है कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे बस में नहीं है ये वो। तो हजाज बिन यूसुफ रिप्लाई में कहते हैं कि ठीक है जी, तैयार रहे अब आप। अब उसके बाद वो क्या करते हैं कि यहाँ से भेजते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। वो यहाँ से एंटर होते हैं सिंध के मुकाम से, सबसे पहले हिंदुस्तान में एंटर होते हैं। सिंध को इसलिए हम कहते हैं बाबुल इस्लाम, या अपने एमसी को याद रखना कि सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं जी। एक एमसी को ये इस्लाम का दरवाजा, हिंदुस्तान के अंदर बेसिकली इस्लाम का दरवाजा हमारे पास सिंध को कहते हैं जी। अब अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं जो कि पेड हैं। अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप 500 रुपए इसकी वन टाइम फीस है, आप वो फीस पे करके पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको सारे नोट्स, जो भी वीडियो आएगी आप उसका नोट्स बिल्कुल 500 रुपीज के अंदर ही सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। सिर्फ सारे सब्जेक्ट की फीस 500 रुपया ओवरऑल। अब उसके बाद ये होता है कि हमारे पास जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से एंटर होते हैं सिंध से, तो सिंध में यहाँ पे जो राजा दाहर होता है, ठीक है जी, उसको शिकस्त देते हैं, लड़ाई होती है। अब मोहम्मद बिन कासिम को बेसिकली भेजते हैं हजाज बिन यूसुफ, जो कि उनके चाचा भी थे और उनके जो है ना फादर इन लॉ भी थे, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के। अब वो उनको तकरीबन 12,000 शामी फौजियों के साथ और मंजनीक वगैरह देकर भेजते हैं, जो मंजनीक सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी यहाँ पे। अब राजा दाहर को यहाँ शिकस्त होती है। जैसे ही उसको यहाँ शिकस्त होती है वो भागता है अपने कैपिटल की तरफ, अरोड़ की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम उसके पीछे जाता है। अब यहाँ पे भी जो है ना मतलब उसको यहाँ भी हरा देता है, ठीक है। 2 बार जंग होती है, यहाँ भी उसको हराता है। दीबल में सबसे पहले दीबल में हराता है जी, दीबल की बंदरगाह होती है, ठीक है, यहाँ पे कराची, आजकल कराची है जो, यहाँ हराता है। उसके बाद रोड में हराता है इसको। अब यहाँ पर काम तो पूरा हो गया। अब मोहम्मद बिन कासिम को जाना चाहिए यहाँ से वापसी, लेकिन वो जिस मकसद से आया था उसका मकसद था बेसिकली पूरा हिंदुस्तान मैंने फतह करने आगे। अब वो यहाँ पर इसको हरा देता है। उसके बाद वो आगे चलता है जी पैदल मुल्तान की तरफ। अब मुल्तान जैसे ही पहुंचता है वो, अब मुल्तान का मुआसरा हो जाता है जी, मोहम्मद बिन कासिम कर लेता है। कुछ दिन मुआसरा रहता है लेकिन जो है ना कामयाब नहीं होता। मुल्तान में उस वक्त किला था, ठीक है, बहुत ही मजबूत किला था, जिसके अंदर जो है ना सालों का राशन वो लोग इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है। अब साथ ही दरिया जनाब भी गुजर रहा था, वो दरिया जनाब के पास बैठ जाते हैं। कासिम बेला जगह है आजकल, ठीक है, कासिम का जो है ना टीला, यहाँ पर बैठ जाते हैं वो लोग। अब फिर कुछ दिनों के बाद इनको एक बंदा मशवरा देता है कि आप ऐसा करें भाई, आप जो है ना इनका पानी बंद करें। जैसे ही पानी बंद होता है मुल्तान वाले हथियार डाल देते हैं जी। मैं इसलिए जरा तेज तेज बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपने याद नहीं रखनी, आपने सिर्फ उनको माइंड में बिठाना है। जो चीजें आपको बताऊंगा आपने सिर्फ वही चीजें याद रखनी है।
ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ से मुल्तान को भी फतह कर लेता है वो। अब मुल्तान से उसको जो है ना बहुत सारा सोना मिलता है, तो इसलिए मुल्तान को जो है ना वो एक टाइटल भी देके जाता है, जो आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब ये सारा कुछ करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है, और जो है ना फिर 715 में उसको वापस बुला लिया जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये सारा सीन था। अब उसके बाद हमारे पास जो अपनी चीजें याद रखनी है वो ये है बेसिकली। आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है, कि कैपिटल क्या था उनका, और जो है ना सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास सारा कुछ था उमैया डायनेस्टी के बारे में, और किस तरह मोहम्मद बिन कासिम जो है ना सिंध में एंटर होता है, ठीक है, राजा दहर को शिकस्त देता है। अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज ये भी हैं कि राजा दहर के बारे में कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर अपने याद रखने हैं। जो राजा दहर था, जो कि सिंध का औसत हुक्मरान था, अब इसका जो कैपिटल था सिंध में जिसने रखा हुआ था वो था अरोड़। अब अरोड़ के अंदर जो इसका वजीर था उसका नाम था सिसाकर, ठीक है। ये एमसीक्यूज पूछा हुआ है कि उसका वजीर का नाम क्या था। अब राजा दहर का जो फादर था उसका नाम था राजा चच, CHACH, राजा चच। जो हमारे पास आजकल चीचा वतनी है वो इसके नाम पे है। चीचा वतनी मतलब चच का वतन, ठीक है। अब राजा दहर की जो इसकी वैसे तो बहुत सारी बेगमें थी इसकी, ठीक है, लेकिन इसकी जो फेमस हुई बेगम वो थी हमारे पास लाडी बाई, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज राजा दहर के बारे में। कैपिटल क्या था इसका, जो है कैपिटल के अंदर जो वजीर था उसका नाम क्या था, इसके फादर का नेम क्या था, और फिर है ना वाइफ का नेम क्या था, ठीक है। अब सिंध की तारीख के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है चचनामा। ये आपने याद रखनी है, चचनामा सिंध की तारीख के ऊपर एक बुक लिखी गई है जो बेसिकली थी अरेबिक के अंदर, अरेबिक लैंग्वेज में थी, और इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था फारसी में, ठीक है जी। अब ये सारा कुछ था बेसिकली हमारे पास उमैया डायनेस्टी के बारे में, और किस तरह 712 में मोहम्मद बिन कासिम एंटर होता है हिंदुस्तान में, किस तरह फतवाहत करता है वो, ठीक है। आपने सारा जो है ना इसको नोट कर लेना, एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और जो नोट्स हैं, नोट्स के अंदर मैंने साथ जो है ना पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी लगाए, तो पास्ट पेपर के अंदर एमसीक्यूज किस तरह आए हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गजनवी डायनेस्टी और सलेव डायनेस्टी के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ाएंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।